बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। अम्मा, मुझे इस बंगले में अब से काम नहीं करना। अम्मा, तो आखिर समझती क्यों नहीं मेरी बात को? मैं जो कहना चाहती हूँ तो मेरी बात को समझो। 19 साला सलमा ने दीदा दिलेरी से डट कर माँ से कहा था। ना, तो मुझे एक बात बता, तेरा बाप मरते हुए कौन सी करोड़ों की जायदाद छोड़कर मरा था जो तू ये नखरे दिखा रही है? ना, तो इतनी पढ़ी लिखी है कि कहीं नौकरी करके हमारा और अपना पेट पाल सके। जब तक मैं ठीक थी तो मैं घर घर जाकर काम कर लेती थी। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जाता। हड्डियां बुड़बुड़ी हो गई हैं मेरी काम करते करते। अब मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत नहीं रही कि मैं घर घर जाकर काम करूं। तू ये बता, तुझे वहाँ क्या तकलीफ है? कितने अच्छे तो हैं वहाँ के लोग, कितना तो तेरा ख्याल रखते हैं, सब तेरा। फिर भी तू कहती है तुझे वहाँ काम नहीं करना। जुलेखा ने एक ही पल में अच्छी खासी झाड़ पिला दी थी इसे। अम्मा, तू कभी मेरी बात ना समझना, बस अपनी ही रामलीला सुनाती रहना। वो बुढ़े बुढ़े मुंह बनाते हुए उठकर सामने लगे नलके से मुंह हाथ धोने चली गई थी, क्योंकि इसे पता था कि भेजना तो वैसे भी इसकी माँ ने था ही, तो वो वक्त जाया किए बिना ही काम में लग गई थी। तो कुछ खुलकर बताएगी तभी समझूंगी ना। वो पतीले से चाय कप में डालते हुए बुड़बुड़ाई थी। अम्मा, तू भी एक औरत है, तुझे क्यों समझ नहीं आती मेरी बात? अगर तू वाज़ह सुनना चाहती है तो मैं आज तुझे बता देती हूँ। वो तौलिए से हाथ पूंछकर मूड़े पड़ाकर बैठते हुए बोली, क्योंकि इसने माँ की बड़बड़ाहट सुन ली थी। अम्मा, इसका बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मा, वो हर वक्त मुझे कमरे में बुलाता है और बूढ़े बूढ़े इशारे करता है। इसने चाय का कप उठाकर होंठों से लगाते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची, तो इसकी बातों और इशारों पर ध्यान ना दिया कर। इस पेट के आग की ईंधन को भी तो अभी बुझाना है ना। मैं कोई और घर तेरे लिए ढूंढती हूँ मेरी बच्ची। तो इस वक्त तक सब्र कर, इसके इशारों को नजरअंदाज करती रहे जब तक मैं कोई और घर न देख लूं। वो सर इस बात में हिलाकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। वो तो खामोशी से नजर एक माँ पर डालकर घर से बाहर निकल गई थी। पीछे जुलेखा को काफी खौफजदा और परेशान कर गई थी। गुर्बत अपनी जगह और इज्जत अपनी जगह। जुलेखा कब चाहती थी कि इसके नौजवान बेटी घर घर जाकर काम करे और लोगों के नौजवानों की नजर में आ जाए। वो थी भी तो बहुत ही खूबसूरत, किताबी चेहरे पर मोटी मोटी मखमूर सी आंखें, सुतून जैसी खड़ी और सीधी नाक, पंखड़ी जैसे गुलाब होंठ, सफेद दूध जैसी रंगत के, दरमियाना कद। जो कि इसको देखता था वो दोबारा देखने की एक बार ख्वाहिश जरूर करता था। इसको देखने वाले का दिल तो दिल, ईमान भी डगमगा जाता था। कहने को तो वो गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। अगर वो हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लेती तो वो जन्नत से आई कोई हूर लगने लगती। यार, तो सोचा कम कर, जल्दी घर आ जाकर। एक बहुत ही खूबसूरत सा शबाब है मेरे पास, आज रात रंगीन करते हैं। इसने एक भरपूर कहका लगाते हुए इसको देखा जो डरते हुए इसके कमरे में दाखिल हुई थी। अच्छा, तू अब फोन रख और बाकी दो दोस्तों को भी पकड़ लिया। आज मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए दावत है। तुम रोज ही कहते थे ना मैं कुछ नहीं खिलाता, तो आज आ जाओ सबके सब। इसने कहकर कॉल काट दी और इसकी तरफ मतवज्जो हुआ जो बड़े इश्तियाक से पूरे कमरे का आंखों ही आंखों में जायजा ले रही थी। इसने गला खंगारते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो साहब जी, मैं कहने आई थी कि मैंने पूरा काम कर लिया है, तो क्या मैं घर चली जाऊं? वो डरते हुए बोली, नहीं नहीं, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, तुम किचन में चली जाओ, हमारे लिए खाना बना लो। आज मामा पापा घर पर नहीं है तो मेरे दोस्त आएंगे। इसने मुकम्मल तफसीली से बताते हुए कहा, और इसकी नजर इसके खूबसूरत सरापे पर टिकी हुई थी। इसके चेहरे पर घबराहट मुतरश्शे थी जिससे हसन महजूज हो रहा था। वो कोई बलबला मचाए बगैर किचन की तरफ चली गई थी। आंटी यहाँ नहीं है क्या, जो यूं मौज मस्ती मनाना चाह रही है? हसन के दोस्त आमिर ने पूछा। अरे यार, मेरी माँ 15 दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले से यूरोप गई हुई है, साथ में पापा भी। वो मुस्कुराते हुए शराब की बोतल उठाकर इसे देखने लगा था। अरे वाह, विस्की मेरी फेवरेट मशरूब। इसने विस्की से चंद घूंट भरते हुए मदहोश भरे लहजे में कहा। यार, वैसे तो विस्की पीता जा रहा है, वो शबाब तो दिखा जिसके लिए महफिल सजाई है तूने। आमिर ने हंसते हुए कहा। हाँ यार, क्यों नहीं, किचन में चला जा, वहाँ हम सबके लिए खाना बना रही है। हसन ने विस्की से अपने लिए और गिलास भरकर कहा। वो खामोशी से किचन की तरफ चल पड़ा था। वो इसे घसीटते हुए कमरे में ले आया था। फिर चारों दोस्तों ने मिलकर इसके साथ बहुत कुछ गलत किया था। जब सुबह वो चारों उठे तो इसकी विस्की उतर चुकी थी। वो बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। वो चारों दोस्त बुखला गए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हसन ने कमरे का सुकून तोड़ा था। इसने घुटनों से सर उठाकर इसकी तरफ सुर्ख आंखों से देखा। क्यों, क्या तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसे दरिंदे हो? तुम लोग, मेरा रब तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। वो रोते हुए हंसियानी कैफियत से दो चार हो रही थी। बोलो, क्या किया हमने तेरे साथ? आमिर ने हैरानगी से कहा। तुम लोगों ने मेरी इज्जत को दागदार किया है। मेरा रब तुमको माफ नहीं करेगा।
मैं कोर्ट तक जाऊंगी, तुम लोगों को फांसी दिलाऊंगी, तुम लोगों को इबरत की मौत मरवाऊंगी। वो इस वक्त हज़ियानी कैफियत में मुब्तला थी। हम तुमको जाने देंगे तब हर रात तुम्हारी इस तरह गुजरेगी तड़प तड़प के हम चारों की अय्याशी का सामान बनेगी तुम हर रात। हसन ने कहका लगाते हुए कहा। वो भी सही मानों में दहल के रह गई थी। जुलेखा बेचारी परेशानी में हर जगह अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। वो इनके बंगले पर भी आई थी, पर चौकीदार ने कहकर इसे रवाना किया कि आपकी बेटी चली गई है। जब वो ढूंढ ढूंढ कर थक गई तो वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गए थे। पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। वो भी मिलकर इसे ढूंढ रही थी। आज 3 दिन हो गए थे इसे घर से गए। यार बड़ा मजा आया 3 रातों का। अब मैं चाहता हूँ इसे आजाद कर दिया जाए। क्योंकि तुम सबका क्या ख्याल है? आमिर इन सबसे डरपोक था। इससे तीनों दोस्तों की तरफ देखते हुए पूछा। वो चाहता तो यही था कि किसी तरीके से वो इस लड़की को आजाद कर दे। हाँ यार, मैं भी ये सोच रहा हूँ, इरफान ने आमिर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। चल यार, एक और रात मजे की कर लें, कल सोचते हैं इसका क्या करना है। हसन ने इसे छेड़ते हुए कहा, जिसके पास बेड पर बैठी अपनी किस्मत पर नोहा के ना थी। अरे यार छोड़ ना, बस कर, अब इसे जाने दे। आमिर ने बेकरारी से कहा। अच्छा सुन, मैं तुझे अपने दोस्तों के कहने की वजह से छोड़ा हूँ। अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो याद रखना, तेरी 3 बहनें और भी हैं जो तुमसे काफी छोटी हैं, इनका भी हशर करेंगे। और वैसे भी वो तो बहुत छोटी हैं, किसी को बता भी नहीं सकेंगी। चल उठ, अब अपने घर जा, कभी कभी दिल बहलाने के लिए आ जाया करना। चारों दोस्तों ने एक भरपूर कहका लगाया था। मैं नहीं जाऊंगी, इसने बहुत ही आहिस्तगी से कहा। क्यों क्यों घर क्यों नहीं जाओगी तुम? चारों दोस्तों ने कुछ ताज्जुब से इसकी तरफ देखा। कमरे में पल भर के लिए खामोशी छा गई। एश ट्रे में छोटे छोटे सिगरेट के टुकड़े पड़े थे और पूरा कमरा सिगरेट के मड़गुलों से धुआं धुआं हो रहा था। जब मेरी अम्मा पूछेंगी कहाँ थी तो इनको क्या जवाब दूंगी कि 3 रातें किस 4 लड़कों के साथ गुजार कर आ रही हो? तो क्या गुजरेगी इनके दिल पर? वो रोते हुए बोली। तो मत बताना ना इनको, किसने मशवरा दिया है तुझे कि इनसे शेयर कर, इस बात को भूल जा और अपनी नई जिंदगी नई सिरे से जी। इसने मकरू हंसी हंसते हुए कहा। मैं तेरा साथ दूंगी, तुम बस एक बार सच बोल दो। जो मैं सुनकर आ रही हूँ इसके बारे में सच उगल दो। वो औरत इसे सच उगलवाना चाह रही थी। आप कौन हैं और क्यों मेरी बेटी को परेशान और हरासा कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, हम कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहते। एक बार मेरी बेटी ने बोल तो दिया है। क्यों आपको समझ नहीं आता? जुलेखा ने चीखते हुए कहा। क्योंकि मेरे साथ भी वो सब हुआ है जो आपकी बेटी के साथ 1 साल पहले हुआ था। मैं भी वो दर्द और अज़ियत सही है जो आज से 1 साल पहले आपकी बेटी ने सही थी। मैं चाहती हूँ आपकी बेटी को भी इंसाफ मिले। हम दोनों के मुजरिम वही 4 दरिंदे नुमा इंसान हैं। आजकल मीडिया का दौर है, मैं इनसे मदद मांगूंगी। इन दरिंदों को इनके असल मुकाम तक पहुँचाना अब मेरा मिशन बन गया है। मैं नहीं चाहती कोई और इरफाना इनकी भीड़ चढ़े। हवा की बेटी जब तक खामोश रहेगी, आदम के बेटे इसे दरिंदगी का निशाना बनाते रहेंगे। मैं चाहती हूँ आपकी बेटी भी ये कोशिश करे, मेरा साथ दे, हम 2 हैं और 2 4 बन जाएं तो हमारा इरादा कोई पुस नहीं कर सकता। मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। आज से आप 1 नहीं, हम 2 हैं, बल्कि हम 4 हैं। अभी वो पूरी बात भी ना कह पाई कि सलमा ने झट से अपनी बंद आंखें खोलकर पूरी कुव्वत से चीख कर कहा, शाबाश, ये हुई ना बात। जब हम मुत्तफिक हो जाएंगे तो हमारे इरादे कोई पस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। फिर सलमा और इरफाना नहीं बन सकता कोई भी। मगर कब तक? जुलेखा ने अफसुर्दगी से पूछा। जब तक हवा की बेटी अपने जुल्म की आवाज़ बुलंद नहीं करेगी, हम लोग दुनिया के डर से खामोश हो जाती हैं। हवा के बेटे और शहवार हो जाते हैं। इरफाना ने पास बैठी रोती हुई सलमा को अपने साथ लगाते हुए कहा, मैं अपनी इरदास करके अदालत जाऊंगी। हो सकता है अदालत से भी इबरतनाक सजा पाने के बाद इस जैसे और लड़के राह हदायत पर आ जाएं। इसने ठंडी सांस खारिज की थी और बाकी ऐसा हुआ था। इसने मीडिया का सहारा लेते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत में इसकी सुनी भी गई थी। एक और गवाही सलमा ने भी दी और यूं 4 दरिंदे हवालात के अंदर चले गए थे जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनके माँ बाप ने बड़ी कोशिश की अपने बेटों को आज़ाद करवा सके, पर नाकाम रहे, क्योंकि हर जगह पर औरत की बड़ी सुनी जाती है और अदालत में भी इनकी सुनी और गवाही मानी गई थी। सो वो अपने अंजाम को पहुंच गए थे। आंटी, मैं आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरा साथ देकर इस दुनिया से 4 दरिंदे कम करवा दिए। वो ममनूनियत से बोली। अरे बेटी, मुझे शर्मिंदा मत करो। पहले ही मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी की खुशियों की भी तो यही 4 कातिल हैं। अब कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? हम गरीब लोगों के पास एक इज्जत के सिवा होता क्या है? अब वो भी नहीं है। वो मलमल का दुपट्टा आंखों पर रख कर रोने लगी। आंटी मत रोए, मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आऊंगी। वो इन्हें तसल्ली देते हुए बोली थी। क्या क्या तुम सच कह रही हो? वो खुशी से बोली। जी आंटी, बहुत ही जल्द मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आऊंगी। वो भी खुशी से बोलते हुए आगे बढ़ गई थी। अम्मा सच कहते हैं, बड़े सियाने।
اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ یہاں شیطان ہے تو فرشتے بھی ہیں، یہاں اگر فرعون ہے تو رب موسیٰ بھی پیدا کروا دیتا ہے۔